जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फासिज्म की आइडियोलॉजी, एनार्किज्म की आइडियोलॉजी प्लस फेमिनिज्म। ठीक है, ये सब कवर करेंगे। अब आप बोलोगे फासिज्म एनार्किज्म नहीं है, बट पीवाईक्यू इससे भी देखने को मिले हैं। एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, पर इसके अंदर जो ऑथर्स आते हैं, थिंकर्स आते हैं इन दोनों में, ठीक है, जो इसका क्रिटिसिज्म होता है वो कहीं ना कहीं बाकी आइडियोलॉजीज के मतलब अगर इनडायरेक्टली उससे रिलेट करता है। ठीक है, तो हम ओपी गावा की ये सीरीज स्टार्ट शुरू कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर 4 है और आइडियोलॉजीज हम कवर करेंगे, मतलब कम से कम 15-20 पेजेस इस बुक के आज हम पढ़ लेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। और मैं आपको बीच बीच में ट्रिक से चीजें याद करवाती रहूंगी। शुरू करते हैं फासिज्म से। अब आपको कोई मतलब ऐसा छोटा दिख रहा हो तो यूट्यूब में जूम करने का ऑप्शन है, आप जूम कर सकते हो। लैपटॉप पे देख रहे होगे तो ऑब्वियसली बड़ी स्क्रीन आ रही होगी, या बताते ना तो मैं यहीं से जूम करके आपको दिखा दूंगी। पर उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैंने जूम किया, फिर मेरे को यहाँ से स्लाइड करना पड़ता है बार बार, और फिर जब नीचे आएंगे तो फिर दोबारा से स्लाइड करना पड़ सकता है। तो ये फासिज्म की जो आइडियोलॉजी थी बेनिटो मुसोलिनी के टाइम पे शुरू हुई थी, जब इटली में एक मूवमेंट चला था। और बेनिटो मुसोलिनी और उसके फॉलोअर्स ने 1919 में, अब यहाँ पे जो लिखा है ना ये उनका टाइम पीरियड है, ये हमें याद नहीं रखना, पर बेनिटो मुसोलिनी और उसके फॉलोअर्स ने 1919 में फासिज्म की एज एन आइडियोलॉजी शुरुआत की थी। अब हमारे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से आप बस थोड़ा सा याद रखो कि जो फासिज्म है वो लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म को अपोज करता है। जस्ट बिकॉज लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हमें थोड़ा बहुत फासिज्म भी पढ़ना चाहिए कि क्यों लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म को फासिज्म अपोज करता है। ठीक है, कि उसके अगेंस्ट बोलता है। तो फासिज्म होता क्या है? फासिज्म एक ऐसी सिख मेंटल एटीट्यूड है जिसमें हम रीजन को असाइड रख देते हैं, मतलब रीजन में नहीं मानते, मोरल और सोशल प्रिंसिपल्स में नहीं मानते। ठीक, फासिस्ट जो टेंडेंसीज है वो एक डेंजर है किसके लिए? पीस एंड फ्रीडम के लिए इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारे सुख शांति और लिबर्टी के खिलाफ फासिस्ट टेंडेंसी काम करती हैं। और फासिस्ट जो टर्म है वो आज के टाइम पे अगर हम प्रेजेंट डे वोकैबुलरी की बात करें तो एज अ अब्यूजिव टर्म भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक सिख मेंटल एटीट्यूड को दर्शाता है जहाँ पे आपके पास मोरालिटी नहीं है, सोशल प्रिंसिपल्स नहीं है। ठीक है, आप किसी नैरो ग्रुप्स के एम्बिशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। नैरो ग्रुप्स यानी कि मिनॉरिटी के कोई भी उनकी डिमांड्स हैं, ठीक है, तो वो आप उनके एम्बिशंस हैं वो आप उसको फुलफिल करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो अभी देखो मैंने आपको बताया जूम करने पे बार बार इधर उधर करना पड़ता है। सो मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा स्मॉल ही रखें और आप यूट्यूब से जूम कर लेना। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कैसे पढ़ाना है वो बता सकूँ। बाकी हमने आइडियलिज्म क्या होता है पिछले लेक्चर 1 में जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बता दिया था। और इसमें कि आप ऐसा सोचते हो कि एक परफेक्ट वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, वो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। मटेरियलिज्म के खिलाफ अगेंस्ट में होता है ये। ठीक है, और हीगल जो है फेमस जर्मन फिलोसोफर, उन्होंने आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री दिया था। तो दिस यू कैन रिमेंबर एज अ फैक्ट फॉर यूजीसी नेट और सीयूईटी पीजी कि आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री किसने दिया है? हीगल ने दिया है। ठीक है, बाकी हीगल ने एब्सोल्यूट सबमिशन ऑफ मैन बोला था टू द स्टेट फॉर द रियलाइजेशन ऑफ हिज फ्रीडम, कि आपको अपना सब कुछ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पूरी तरीके से आप अपने आप को स्टेट के हाथ में सौंप दो। ठीक है, अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो। ठीक है, अगर मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बीपी, तो मैं हूँ, मेरे को फ्रीडम चाहिए तो मुझे अपने सारे राइट्स स्टेट को देने पड़ेंगे ताकि मुझे फ्रीडम मिल सके, ऐसा हीगल बोलते थे। फासिज्म मेड यूज ऑफ अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ दिस थ्योरी। और फासिज्म नहीं, जो हीगल, क्योंकि आपको पता है मार्क्सिज्म में आते हैं और एक फासिज्म मार्क्सिज्म को अपोज करता है, तो फासिज्म जो है वो एक डिस्टॉर्टेड वर्जन, मतलब कि एक उखड़ा हुआ और खिसा पिटा वर्जन देते हैं इसी थ्योरी का अपने प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि फासिज्म में क्या क्या आइडियोलॉजी आती है। अभी फासिज्म डेवलप कैसे हुआ ये हमारे अभी इतना काम का है नहीं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बुक है RM मैक्लेवर की, जो कि PYQ में बहुत बारी आई है, वेब ऑफ गवर्नमेंट। थ्योरी ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन हम पढ़ते हैं, हेगमनी की थ्योरी जो पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो उसमें थ्योरी ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन भी मैंने 1-2 बार PYQ में देखी है, तो वो यहाँ से आती है या फिर उसका एक और है ग्राम्स्की, या ग्राम्स्की के आते हैं। ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आती है। तो थ्योरी ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन क्या कहती है कि थ्योरी ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन प्रमोट करती है इकोनॉमिक कंट्रोल इन द फ्यूअर हैंड्स, कि जो हमारा इकोनॉमी है, जो हमारी वेल्थ है, वो बहुत कम लोगों के हाथ में होगी। जैसे टाटा, अंबानी है ना, अदानी, ये सब है। तो इतना बड़ा कंट्री, उसका एक मतलब कम से कम 90% इन लोगों के हाथ में है। ठीक है, बड़े बड़े
फॉर्म्स के हाथ में। तो ये थ्योरी ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन इस चीज़ को प्रमोट करती है एज ऑल्सो टू स्टॉप डिफ्यूजन ऑफ, और क्या करती है ये, स्टॉप करती है डिफ्यूजन ऑफ पॉलिटिकल पावर, कि पॉलिटिकल पावर को ज़्यादा लोगों के हाथ में डिफ्यूज नहीं होने देती, ठीक है, अपने तक, मतलब सिर्फ एक या दो लोगों के पास ही पॉलिटिकल पावर, डिफ्यूजन होता है ऐसे, ठीक है, और इन्फ्यूजन होता है ऐसे इस तरफ को, तो वो अपने पास में ही रखते हैं, ना कि दूसरों को नहीं देते पॉलिटिकल पावर, तो उसको भी स्टॉप करती है थ्योरी ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन। ये मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये PYQ है, हेरोल्ड जे लास्की की जो बुक है स्टेट इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये लास्की की बुक है, ठीक है। तो लास्की से हमने याद किया था लस्सी, ठीक है, तो जो आप, और मैंने आपको बताया था ग्रीन कलर की लस्सी, राइट, जो कि TH ग्रीन थे, है ना, तो एक मिल में ग्रीन कलर की लस्सी बनाई जाती थी, और ये सारे मैंने हमने ऐसे याद किया था कि ये क्या है, ये मॉडर्न लिबरलिज्म के थिंकर है, ठीक है, तो हम ऑड वन आउट में हमें आसानी रहती है। तो ग्रीन लस्सी हमने याद किया था, राइट, तो ग्रीन लस्सी जो है वो, जो हेरोल्ड जे लास्की थे वो अपनी लस्सी बेचने गए स्टेट में, और ये पहले हमें लगता था कि यार ग्रीन लस्सी तो कुछ होती नहीं है, ये तो सिर्फ थ्योरी में ही होगी, ठीक है, सिर्फ नाम की है, थ्योरी में ऐसे लिखा हुआ है ग्रीन लस्सी, वैसा कुछ है नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिस में भी उन्होंने वो लस्सी बनाई सच्ची में, और इसलिए हमने ऐसे बुक याद रख ली कि स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, मतलब जो उनकी ग्रीन लस्सी थी वो सिर्फ थ्योरी में नहीं थी, प्रैक्टिस में भी, मतलब प्रैक्टिकल भी उन्होंने बेचना स्टार्ट किया था स्टेट में। ऐसा ये हो गई हमारी इलॉजिकल सी ट्रिक। अब हेरोल्ड जे लास्की का थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं इस बुक में, ठीक है, तो कभी कभी कोट या स्टेटमेंट में आपको अगर इनकी थिंकिंग पता होगी, इनकी आइडियोलॉजी पता होगी तो ईजी रहेगा। तो ये बोलते हैं एज लॉन्ग एज द मैरिज ऑफ कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी कॉन्टिन्यू, जब तक डेमोक्रेसी भी है और उस डेमोक्रेसी में कैपिटलिज्म भी चल रहा है, तब तक कैपिटलिज्म जो है वो एक्सटेंड करेगा कंसेशन टू द मासेस, ठीक है, गिविंग देम अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि आपको बस उतना ही देगा जिससे आप सेटिस्फाई हो जाओ, वर्किंग क्लास को, अंडर प्रिविलेज सेक्शन को, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंसेशन दे दिया, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था कंसेशन वाला पार्ट, बट व्हेन इट सॉट टू विड्रॉ दोज कंसेशंस इट हैड टू रिकोर्स टू फैसिज्म। लेकिन जब कैपिटलिज्म एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो धीरे धीरे जो अपने कंसेशंस दिए हैं, जो प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स दिए हैं, वो धीरे धीरे आपसे लेने लगेगा, धीरे धीरे इसलिए लेने लगेगा ताकि आप एकदम से रेवोल्यूशन ना करो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपके बेनिफिट्स कम होते जाएंगे, है ना, एंड उससे क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको वहाँ पे फासिज्म फेस करना पड़ेगा, फासिज्म की थ्योरी या फासिज्म की आइडियोलॉजी वहाँ पे आ जाएगी, जैसा इटली में आई थी मुसोलिनी के टाइम पे। देन ये बात करते हैं कि इसका ओवरव्यू नटशेल में देखें तो इट मेंटेन द एक्सप्लॉयटेटिव करेक्टर ऑफ कैपिटलिस्ट पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन। तो फासिज्म में क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट है, जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो उसको वो मेंटेन करके रखता है फासिज्म वाली आइडियोलॉजी। जहाँ पे फासिज्म होगा जिस देश में या जिस स्टेट में या जिस कंट्री में वटेवर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत होगा। एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहा होगा, कैपिटलिस्ट कर रहे होंगे, और किसके नाम पे, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे। कैपिटलिस्ट जो है आपको कैपिटलिस्ट नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे, नेशनल यूनिटी के नाम पे, डिसिप्लिन के नाम पे, इंडस्ट्रियल पीस के नाम पे आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब आपको दूर से दिखा रहे हैं, देखो हम नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं, अगर आपको आज हम वेज कम दे रहे हैं तो हमारे पास फाइनेंशियल कमी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पीस लाने के लिए कर रहे हैं। अगर हम आप पे आंसू गैस भी छोड़ रहे हैं, टीयर गैस छोड़ रहे हैं, तो हम इसलिए ताकि हम इंडस्ट्रियल पीस ला सके, या फिर लाठी चार्ज कर रहे हैं, मतलब कुछ भी वो कर सकते हैं और उसको नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे मतलब क्या कर सकते हैं, एकदम जस्टिफाई कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड टू सेव अ डिपेंडेंट कैपिटल सिस्टम फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी थ्रेट ऑफ ऑप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है, और ताकि जो ऑप्रेस्ड क्लासेस है वो रेवोल्यूशन ना करे, ठीक है, इसलिए उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं। फिर उसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया इटालियानिया, अगर ये कभी बुक या आर्टिकल का नाम आ जाए तो ये मुसोलिनी ने लिखा था, बस इतना से याद रखना, क्योंकि यूनिक थिंकिंग और आ जाते हैं। और मैंने आपको ये मैक्लेवर का द वेब ऑफ गवर्नमेंट याद करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने फासिज्म को एक मूवमेंट ऑफ लोअर मिडिल क्लास बोला है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फासिज्म को क्या बोला है, मूवमेंट ऑफ लोअर मिडिल क्लास, कि जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, ठीक है, उसमें भी जो सबसे गरीब वाले, ठीक है, वो जब मूवमेंट लेकर आते हैं तब फासिज्म की शुरुआत होती है, ऐसा मैक्लेवर बोलते हैं। मतलब इतने चलाक है, वो बोलते हैं कि देखो लोअर मिडिल क्लास लेकर आते हैं मूवमेंट और वो अपना जाल बुन रहे हैं, ठीक है, बहुत क्लेवर और अपना जाल बुन रहे हैं। लास्की जो है इन द स्टेट इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये भी मैंने आपको याद कराई, उन्होंने
बोला था कि फासिज्म सॉट टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। फासिज्म सिर्फ इसलिए आता है ताकि वो कैपिटलिस्ट क्लास को प्रोटेक्ट कर सके, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर सके एट द एक्सपेंस ऑफ द मासेस। और उनके इंटरेस्ट के काम करने के चक्कर में आप मासेस को दबा रहे हो, ठीक है। कैपिटलिस्ट को बढ़ावा देने के लिए आप मासेस को क्या कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो। स्पेशली मासेस में भी कौन, वर्किंग क्लास। ऐसा किसका स्टेटमेंट है, लास्की का स्टेटमेंट है। देन एबेनस्टाइन जो है वो बोलते हैं इवन द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन नीड नॉट नेसेसरली लीड टू द राइज ऑफ फासिज्म। कि जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से भी फासिज्म नहीं आया था, लेकिन उसके वजह से जो फियर, जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हुई ना उस इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, उसकी वजह से फासिज्म थ्योरी को एक मतलब शुरुआत हुई उसकी, और एक क्या बोलते हैं उसको, पुश मिला बेसिकली, ठीक है, कि फासिज्म क्यों आया। तो एबेनस्टाइन इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि जस्ट बिकॉज इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया तो आप सोच रहे हो कि फासिज्म आ जाएगा, कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट फेवर करेंगे, बट एक जो फियर और फ्रस्ट्रेशन है उसकी कहीं ना कहीं वो कॉज होता है फासिज्म आने का। देन यहाँ पे आपको इतना मतलब डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो हम अब नीचे चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं मार्क्सिस्ट क्रिटिक। मार्क्सिस्ट क्रिटिक भी मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारे इसका पार्ट है सिलेबस का, और एंटोनियो ग्राम्स्की और लियोन ट्रॉट्स्की भी हम पढ़ते हैं अपने में। तो जो एंटोनियो ग्राम्स्की है ये आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ऑब्वियसली पढ़ा होगा बहुत बार, यहाँ पे लेकिन फासिज्म के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि, और इनकी स्टेटमेंट भी कभी कभार आ जाती है। तो जब आप WPT पढ़ते हो तो ऐसी स्टेटमेंट या ऐसे थॉट्स आपको वहाँ देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हम एक आइडियोलॉजी, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के अंदर इनको पढ़ रहे हैं। तो ये इटालियन मार्क्सिस्ट है, ठीक है, जो कि विक्टिम थे कहाँ के, मुसोलिनी के टाइम पे जो फासिस्ट रिजाइन थी ना, तो उस टाइम पे वहाँ पे रहते थे और इनको भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ा था। और इन्होंने ये बोला कि दैट जो आइडियोलॉजिकल प्रोपोगेंडा है फासिस्ट का, ठीक है, जो फैसिस्ट आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट हेगमनी को प्रिजर्व करके रखना चाहती है। अब जहाँ पे भी हेगमनी वर्ड आता है मतलब वो ग्राम्स्की है। ग्राम्स्की की फेमस थ्योरी क्या है, हेगमनी की थ्योरी है। एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेशन, और वो क्या है, हेगमनी मतलब क्या, डोमिनेशन को वो प्रिजर्व करना चाहते हैं। जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है डोमिनेशन के, मतलब डोमिनेट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं ना, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। कभी आप आइडियोलॉजी से डोमिनेट करते हो, कभी टेक्निकली डोमिनेट करते हो, कभी फाइनेंशियली, है ना, फिजिकली, मेंटली, वैसा। तो ये सब को फासिस्ट जो है वो प्रिजर्व करके रखते हैं। उनका काम होता है ऐसे हमारी जो हेगमनी है, हमारा जो डोमिनेशन है वो बना रहे, और विच मेड इट एक्सेप्टेबल टू द इग्नोरेंट मासेस। और बेचारी जो मासेस है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, इतनी अवेयर नहीं होती, इग्नोरेंट होती हैं, ठीक है। तो इग्नोरेंट मासेस जैसे जो वर्ड है वो भी ग्राम्स्की अपनी थ्योरी में यूज करते हैं। उसके अलावा जो लियोन ट्रॉट्स्की है, अब ये मार्क्सिस्ट में दो थिंकर आ गए, ग्राम्स्की और ट्रॉट्स्की, जिन्होंने फासिज्म को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। लियोन ट्रॉट्स्की जो है, और वो बोलते हैं कि मास बेसिस ऑफ फासिज्म वाज प्रोवाइडेड बाय डेस्परेट रूटलेस मिडिल क्लास। अब यहाँ पे ये मिडिल क्लास को वो ठहराते हैं क्या बोलते हैं उसको, विक्टिम नहीं, आरोपी ठहराते हैं। द वाइड स्प्रेड फियर ऑफ अनसर्टेनिटी इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस सर्व टू प्रोवाइड एन अथॉरिटेरियन बेसिस फॉर फासिज्म। वही जो फियर है कि आपका अनसर्टेनिटी है, आपके आगे कोई स्टेबल फ्यूचर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फासिज्म की आइडियोलॉजी क्रिएट होती है, अथॉरिटी क्रिएट होती है। और ये भी मिडिल क्लास को ही वो मान रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन में हमारे पास है RM मैक्लेवर का ये वेब ऑफ गवर्नमेंट, और ये मेरे को इसका एक बुक याद करवानी थी आपको, एलन बॉल की मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, PYQ है, ठीक है। एलन बॉल, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। जो आपने कोई बॉल खरीदी है वो आपने किसी मिनिस्ट्री से खरीदी थी, ठीक है, कोई बॉल खरीदी आपने, वो मिनिस्ट्री से खरीदी थी और गवर्नमेंट से खरीदी थी, क्योंकि वो बहुत महंगी बॉल आती है, ठीक है। तो मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट ऐसा कुछ याद कर लेना। एलमेंट एंड पावल का आप पढ़ते हो हमेशा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल अप्रोच, ये फिर बहुत फेमस बुक है, हमेशा याद रहती है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल अप्रोच। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको करवाई हुई है, वो कर देख लेना एक बार। और इसमें उनमें मैंने एलमेंट पोवल के अंदर इसमें इस बुक में उन्होंने क्या मेंशन किया है, क्या फेमस कोट है, क्या फेमस आइडियोलॉजी है, सब बताया। और इसकी मैंने ट्रिक भी वहीं पे याद करा दी थी आपको। टोटलिटेरियन सिस्टम सप्रेसेस डिमांड्स कमिंग फ्रॉम देयर सोसाइटीज एंड आर अनरिस्पॉन्सिव। अब टोटलिटेरियनिज्म इसलिए करा रही हूँ क्योंकि टोटलिटेरियनिज्म पे बहुत बारी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या जशनवीर सिंह वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो टोटलिटेरियन सिस्टम है, आपको पता है मैंने टोटलिटेरियन सिस्टम का आई गेस लेक्चर 1 में आपको समझा दिया था कि क्या होता है, कि जिसमें सब कुछ
स्टेट कंट्रोल कर रहा है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सब कुछ आपकी डिमांड्स को सप्रेस कर रहा है, आपके पास कोई राइट नहीं है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है ना, अनरिस्पॉन्सिव है आपकी डिमांड्स की तरफ, आप जो भी डिमांड करते हो उसकी तरफ स्टेट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, ठीक है। एट द सेम टाइम दे रेगुलेट एंड कोर्सिव बिहेवियर इन देयर सोसाइटीज़, और साथ ही साथ जो उनका बिहेवियर है वो भी आप सोसाइटीज़ का जो बिहेवियर है उसको भी आप रेगुलेट कर रहे हो। टोटलिटेरियनिज्म डिफर्स फ्रॉम फासिस्ट टोटलिटेरियनिज्म इन हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी एज वेल, ठीक है। तो टोटलिटेरियनिज्म जो है वो फासिस्ट टोटलिटेरियनिज्म से अलग है, ठीक है। क्यों, किस सेंस में अलग है? डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी के सेंस में अलग है। अब इसमें हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ऐसे थोड़ा सा याद रख लेना। एनार्किज्म पे आता है, विलियम गॉडविन इसके मेन थिंकर माने जाते हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, पहला थिंकर जिन्होंने अनइक्विवोकली स्टेटलेस सोसाइटी की बात की थी, ठीक है। पहला थिंकर कौन, जिसने स्टेटलेस सोसाइटी की बात की, वो बात की थी विलियम गॉडविन ने एनार्किज्म के अंदर। एनार्किज्म मतलब होता है अराजकता होता है शायद, है ना। तो उसमें मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, आप अकेले अपने आप को रूल कर रहे हो। इनकी जो फेमस बुक है इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, ये PYQ है तो याद रखना कि इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस। तो गॉडविन की बुक आ रही है जस्टिस के ऊपर, कि पॉलिटिकल जस्टिस के ऊपर गॉडविन की बुक है। जो भगवान है, आप भगवान के आप पास जब जाते हो, ठीक है, तो क्या मांगने जाते हो? जस्टिस चाहिए होता है आपको। अगर सरकार आपको जस्टिस नहीं दे रही तो आखिरी सार आपके पास भगवान बचते हैं कि और कोई ना सही, भगवान तो हमारे साथ जस्टिस करेंगे ही करेंगे, न्याय हमें दिलवाएंगे भगवान। तो गॉडविन से पॉलिटिकल जस्टिस वाली बुक याद रख करना। और आप इंक्वायरी लेकर जा रहे हो, ठीक है, ऐसे अपने सारे दुख दर्द लेकर जाते हैं ना भगवान के पास, तो इंक्वायरी कर रहे हो आप वहाँ पे जाके, ठीक है, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो सब चीज़ें। इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, विलियम गॉडविन। पीजे प्रोद्होन जो है पहले बंदे जिसने अपने आप को एनार्किस्ट बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज पीजे प्रोद्होन, कि किसने बोला था कि अपने आप को सबसे पहले एनार्किस्ट किसने बोला, मतलब सबसे पहले एनार्किस्ट नहीं, सबसे पहले अपने आप को एनार्किस्ट किसने बोला कि मैं एनार्किस्ट हूँ, तो पीजे प्रोद्होन ने बोला था। देन फिलोसफिकल एनार्किज्म की बात करें तो फिलोसफिकल एनार्किज्म में आपके पास एक क्वेश्चन देखा होगा आपने कि फिलोसफिकल एनार्किस्ट किसको कहा जाता है। तो गांधी जी को ऐसा आया था क्वेश्चन कि गांधी जी को फिलोसफिकल एनार्किस्ट कहा जाता है, और किसने बोला था गांधी को फिलोसफिकल एनार्किस्ट, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देन इंडिविजुअल्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन जजमेंट्स। फिलोसफिकल एनार्किज्म में क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि इंडिविजुअल के पास ऑटोनॉमी है, किसी भी स्टेट या किसी भी इंडिविजुअल के मतलब कोई भी ऐसी लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं है जिसका जो हमारे ऊपर हावी हो सके एक बेसिकली, और हमें जिसको ओबे करना पड़े। ऐसा फिलोसफिकल एनार्किस्ट मानते थे कि हमें किसी स्टेट ऑफिशियल को, किसी इंडिविजुअल को ओबे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक इंडिविजुअल खुद में इतना सक्षम है कि वो अपनी खुद की जजमेंट्स ले सकता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। क्योंकि वो इंडिविजुअल में बहुत फोकस करते हैं फिलोसफिकल एनार्किस्ट, इसलिए उसको इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो फिलोसफिकल एनार्किज्म का दूसरा नाम याद रखना, इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म। फिलोसफिकल एनार्किज्म, इंडिविजुअलिस्टिक एनार्किज्म। और इसमें गॉडविन की बुक इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, मैक्स स्टेनर की बुक ईगो एंड हिज ओन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिक थिंकर्स जो आते हैं उनसे यहीं से बुक्स ली जाती हैं। तो आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो, या जब मैं नोट्स बना के दूंगी तब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैक्स स्टिर्नर, स्टिर्नर से ईगो एंड हिज ओन, मैक्स स्टिर्नर ईगो एंड हिज ओन, ठीक है। आरपी वोल्फ की बुक है इन डिफेंस ऑफ एनार्किज्म, इन डिफेंस ऑफ एनार्किज्म। देन सोशलिस्ट एनार्किज्म में जो फेमस थिंकर है वो है पीजे प्रोद्होन। उसको बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की और म्यूचुअल एड की, कि म्यूचुअल एड ही सबसे एक अच्छा तरीका है कि मतलब एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, ठीक है, म्यूचुअली होना चाहिए। तो पीजे प्रोद्होन म्यूचुअल एड की बात करते हैं, और कि हमें अपना गोल अचीव करना है तो मतलब नेगोशिएशन करो, एक कंसेंसस पे आओ, कुछ अपनी मानो और कुछ उनकी भी मानो, ऐसा। तो सोशलिस्ट एनार्किज्म उसको बोलते हैं, पीजे प्रोद्होन उसके मेन थिंकर है, ये याद रखना। और उसको म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं, सोशलिस्ट एनार्किज्म को। प्रोद्होन जो है लिबर्टी और फ्रीडम को मदर मानते हैं, ना कि डॉटर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है? सोशल ऑर्डर, ना कि ऑर्डर वाला ऑर्डर। तो कि सोशल ऑर्डर जो निकला है वो निकला है लिबर्टी और फ्रीडम से, ठीक है। वो उसका मतलब मेन सोशल ऑर्डर नहीं है, मेन लिबर्टी और फ्रीडम है। ऐसा नहीं कि एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल ऑर्डर लिबर्टी और फ्रीडम है, तभी तो यहाँ लिखा है नॉट द डॉटर। डॉटर मतलब सोशल ऑर्डर माँ है,
ठीक है, और उसमें से निकला है लिबर्टी एंड फ्रीडम। ऐसा नहीं है कि आपका सोसाइटी में पहले सोशल ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ, सोशलिज्म आया, फिर आपके उसकी वजह से लिबर्टी और फ्रीडम आई। नहीं, क्योंकि आपके पास लिबर्टी और फ्रीडम थी इसलिए आप सोशल ऑर्डर स्टैब्लिश कर पाए। तो लिबर्टी एंड फ्रीडम ज़्यादा ऊपर है सोशल ऑर्डर से, ऐसा प्रोudhon बोलते हैं सोशलिस्ट, किसमें, एनार्किज्म में, जिसको हम म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए, तो ये किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि प्लोरिटेट जो है अपने आप को एमेंसिपेट नहीं कर सकते बाय यूजिंग स्टेट पावर। तो प्रोudhon जो है क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटेट एज अ वे टू ह्यूमन एमेंसिपेशन। तो आपको ये याद रखना है कि मार्क्सिस्ट को किसने क्रिटिसाइज किया है, कि जो मार्क्सिस्ट की थ्योरी थी ना कि हम प्लोरिटेट की डिक्टेटरशिप लाएंगे, कैपिटलिस्ट क्लास को ख़त्म करेंगे, और क्योंकि ह्यूमन एमेंसिपेशन चाहिए, मतलब आपको फ्री करना है उनको, तो उसके लिए किसके हाथ में पावर होना ज़रूरी है, उसके लिए प्लोरिटेट के पास डिक्टेटरशिप होना ज़रूरी है। तो ये जो आइडिया था मार्क्सिस्ट का, उसको प्रोudhon क्रिटिसाइज करते हैं, वो बोलते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बजाय उन्होंने एक पीसफुल मेथड ऑफ डायरेक्ट एक्शन को रिकमेंड किया प्रोudhon ने। कैपिटलिज्म का जो आइडिया था ना कि हमें वायलेंट ओवरथ्रो करना है, एकदम पूरी सरकार को हिला देना है, सारे कैपिटलिज्म खत्म करना है, तो प्रोudhon उसको बोलते हैं कि वायलेंट मेथड की जगह तुम एक पीसफुल मेथड अपनाओ डायरेक्ट एक्शन का, म्यूचुअलिज्म प्रैक्टिस करो, ताकि एक न्यू सोशल ऑर्डर क्रिएट हो सके। तो म्यूचुअलिज्म जैसे कीवर्ड्स और सोशलिस्ट एनार्किज्म जैसे कीवर्ड प्रोudhon से रिलेट करना, ठीक है। एंड वो प्रपोज करते हैं मतलब वो प्रपोज वाला प्रपोज नहीं, वो बोलते हैं कि ऐसा अपने सामने पक्ष रखते हैं कि सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ नेटवर्क ऑफ ऑटोनॉमस लोकल कम्युनिटीज, कि सोसाइटी को हमें एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, एंड प्रोड्यूसर एसोसिएशंस को भी, ठीक है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, और इसमें हमें फेडरल प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। तो फेडरल प्रिंसिपल की बात, एक और कीवर्ड आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, प्रोudhon का है फेडरल प्रिंसिपल। और ये ऑटोनॉमस लोकल कम्युनिटीज़ की भी बात करते हैं, प्रोड्यूसर एसोसिएशन की भी बात करते हैं। फिर रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं मिखाइल बाकुनिन, ठीक है। मिखाइल बाकुनिन बात करते हैं कलेक्टिविज्म की, कि कलेक्टिवाइजेशन होना चाहिए ऑफ मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन। तो मिखाइल बाकुनिन आप बस इतना याद रखो कि वो रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म से बिलोंग करते हैं, और रेवोल्यूशन को एज मतलब रेवोल्यूशनरी है तो मतलब रेवोल्यूशन को मेन मेथड मानते हैं किस चीज़ का, एनार्किज्म को अचीव करने का। अगर आपको अराजकता चाहिए, आपको अपनी गवर्नमेंट खत्म करनी है, सब सारी पावर इंडिविजुअल के हाथ में चाहिए, तो आपको रेवोल्यूशन करके ही वो हो सकता है। और ये कलेक्टिवाइजेशन में भी मानते हैं, इसलिए इसको हम कलेक्टिविज्म भी बोलते हैं। रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म किससे रिलेटेड हो गया, कलेक्टिविज्म से। म्यूचुअलिज्म किससे रिलेटेड हो गया, सोशल एनार्किज्म से। अभी कम्यून क्या होता है, कम्यून मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल या और फैमिलीज हु लिव टुगेदर, हु ऑल लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल आएगा, जो सारे एक साथ रहते हैं और अब सब कुछ शेयर करते हैं, तो वो कम्यून होते हैं, ठीक है। अगर आप, और एनार्को सिंडिकलिज्म, वही सिंडिकलिज्म आपको मैंने सोशलिज्म में करवाया था कल के लेक्चर में। तो आपको पता है सिंडिकलिज्म में क्या था, मेन सिंडिकलिज्म जब हम सोशलिज्म का टाइप पढ़े थे ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन, ये सब थे ना। तो यहाँ पे भी वही सब है, बस यहाँ पे एक थिंकर याद रखना है, जॉर्ज सॉरेल। जॉर्ज सॉरेल जो है ये रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म का ही एक वर्जन है, एनार्को सिंडिकलिज्म, जिसमें वो बोलते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है, ठीक है, वो रेवोल्यूशन लेकर आएगा। बस इतनी सी बात, इतना याद रखो कि ट्रेड यूनियन रेवोल्यूशन लेकर आएगा, ना कि कोई वर्किंग क्लास, कुछ नहीं। तो सिंडिकल यानी ट्रेड यूनियन की वो बात करेंगे, और जॉर्ज सॉरेल प्लस ट्रेड यूनियन को उन्होंने बेसिक यूनिट्स माना न्यू सोसाइटी का। रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस इनकी फेमस बुक है जॉर्ज सॉरेल की, रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस, रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस। तो जॉर्ज जो है, ठीक है, वो गुस्से में आके वायलेंस कर रहा है, ठीक है। जॉर्ज एक मतलब से गुस्से वाला आदमी को इमेजिन कर लो कि जॉर्ज बहुत गुस्से वाला बच्चा है और वो वायलेंस करता रहता है। देन कैपिटलिस्ट सिस्टम इज इटसेल्फ एन एपिटॉम ऑफ वायलेंस। वो बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो एक पूरा का पूरा वो है, क्या बोलते हैं, कोर या कुछ, मतलब जो मेन अड्डा है वायलेंस का। अनजस्ट वायलेंस शुड बी फॉट विद जस्ट टाइप ऑफ वायलेंस। और अगर वायलेंस अनजस्ट हो रहा है तो आपको उसको टैकल करना है वायलेंस से ही, पर जस्ट वायलेंस से, ठीक है। तो जस्ट टाइप ऑफ वायलेंस, अनजस्ट वायलेंस, आपको इस पे वो आया होगा रेड एल बेलम ऐसे करके, तो जस्ट एल बेलम और जस्ट ऐसे करके कुछ है, दो वर्ड्स हैं इटालियन के आई गेस, जस्ट एड बेलम और जस्ट एड एक और है, ठीक है, बेलोस। तो वो वाला भी इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है। अब सॉरेल जो है जनरल स्ट्राइक को बोलते हैं कि अगर आपको कैपिटलिज्म के अगेंस्ट फाइट करना है तो जनरल स्ट्राइक जैसे मेथड आप यूज कर सकते हो।
तो ये कीवर्ड्स आपके हो गए। जो मैंने येलो से हाईलाइट किया बस उतना लिख लोगे, काफ़ी है। जनरल स्ट्राइक वगैरह यूज़ करना है। पैसिफिक मतलब होता है, मैंने आपको कल भी बताया था पैसिफिक वाला चीज़, जो हम पैसिफिक सोशलिज्म कर रहे थे आई गेस, तो वो पीसफुल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वो आ जाएगा। पैसिफिज्म का मैंने आपको दिखाया भी था। तो इसमें वो बोलते हैं कि हमें स्टेट को अबॉलिश तो करना है, स्टेट को ख़त्म करना है। एनार्किज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट नहीं होगी। तो कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, कैसा होगा, स्टेट को हमें अब ख़त्म करना है, लेकिन पीसफुल तरीके से। इसमें जो लियो टॉल्स्टॉय, जो टॉय होता है, टॉय से कौन खेलता है, बच्चा खेलता है, छोटा सा बच्चा। और छोटा जो बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा पीसफुल होते हैं, मतलब ऐसे तो शैतानी वगैरह करते हैं, लेकिन बड़ों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे शांत स्वभाव के बच्चे भी होते हैं, कुछ क्यूट से, जो टॉय से खेल रहे हैं और पूर्ण शांत रह के बच्चा टॉय से खेल रहा है। तो ऐसे याद रखो कि टॉय से बच्चा और कौन सा बच्चा, पीसफुल बच्चा है। तो पीसफुल से आपको याद रहेगा पैसिफिक एनार्किज्म। और वो एनार्किज्म को लाना चाहते हैं बट मोरल ग्राउंड्स का यूज़ करके, क्योंकि पीसफुल तरीके से लाएंगे तो मोरल, मतलब ये गांधी जी को फेवर कर रहे हैं एक तरीके से। गांधी जी भी पैसिफिक एनार्किज्म में ही आ जाएंगे। और उसके अलावा लियो टॉल्स्टॉय, तो आपको भी पता है कि गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से भी बहुत इंस्पायर्ड थे, ये यहाँ पे आ गया। टॉल्स्टॉय आर्ग्यूड दैट द स्टेट ट्राइड टू फाइट इवल विद अनदर इवल विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री फोर्स। तो वो बोलते हैं कि स्टेट को अगर फाइट करना है, एक ही कोई स्टेट में कोई ईवल है उसको फाइट करना है दूसरे ईवल के साथ, ठीक है, तो आपको पुलिस और मिलिट्री फोर्स का यूज़ करना चाहिए। लिबर्टेरियन एनार्किज्म में आते हैं हमारे हर्बर्ट स्पेंसर, क्योंकि हमारे इसका भी पार्ट है, सिलेबस का भी पार्ट है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ। लिबर्टेरियन एनार्किज्म को हम इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो लिबरल थॉट थे वो इंडिविजुअल को भी इंडिविजुअल पे फोकस करते थे। मैंने आपको कल या परसों के लेक्चर में बताया था ये बात। लिबरलिज्म की पूरी थ्योरी अच्छे से की थी, आपको पता है इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करता है, तो इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म बोलते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर हैं जिन्होंने लिबर्टेरियन एनार्किज्म की एज ए आइडियोलॉजी शुरुआत की थी। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। और इन्होंने बोला था कि डेवलपमेंट ऑफ मार्केट सोसाइटी, मतलब मार्केट सोसाइटी को तब तक डेवलप करो जब तक कि जो स्टेट है वो ख़त्म ना हो जाए, जब तक कि सोसाइटी जो है सेल्फ रेगुलेटेड ना हो जाए, तब तक मार्केट सोसाइटी को डेवलप करना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड उसमें आते हैं हमारे एफ ए हाइक और रॉबर्ट नॉजिक, जो कि बोलते हैं कि हमें लेजिस्फेयर इंडिविजुअलिज्म को रिवाइव करना है। तो मैंने आपको बताया था ना, हाइक था, नॉजिक था, मिल्टन फ्रेडमैन था, तो ये सारे किसके थिंकर थे? नियो लिबरलिज्म के। नियो लिबरलिज्म या नियो क्लासिकल लिबरलिज्म या लिबर्टेरियनिज्म भी बोलते हैं जिसको, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ लिबर्टेरियनिज्म, ये लिखा, ठीक है। तो ये सारे थिंकर्स थे। तो ऑब्वियसली मैंने आपको पूरा बताया, नियो लिबरलिज्म लेजिस्फेयर को रिवाइव करना चाहता था, वेलफेयर के खिलाफ था, वगैरह वगैरह। तो ये वही सारे थिंकर्स हैं और इसकी एंटाइटलमेंट थ्योरी ही लिखी हुई है यहाँ पे, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एफ ए हाइक इन लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, इनकी ये बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई हुई है PYQ में, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। तो हाइक से जब भी आप याद रखो ना, तो एक तो मैंने आपको हाइट वाला बताया था कि आप हाइट पे जाते हो, मोमोज खाया, नॉजिक और ये सब बताया था। और एक हाइक से आपको ये भी याद रखना है कि हाइक जो है ना कहीं की जो ज़्यादातर जो बुक्स है ना वो आपको लॉ से रिलेटेड दिखेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दिखेंगी। तो इनको मैंने अपनी इमेजिनेशन में एज अ लॉयर इमेजिन कर लिया था हाइक को, कि एक लॉयर जो है बहुत हाइट पे गया है, बहुत ऊंचाइयों पे गया है, ठीक है। अभी राइटिंग बहुत गंदी सी लग रही है, कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा आज लिखने का। तो वही लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। और रूल्स एंड ऑर्डर इनकी वॉल्यूम 1, तो लॉ, लेजिस्लेशन, लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ऐसी ऐसी कुछ बुक्स हैं जो हाइक की हैं। Then Nozick in his Anarchy, State and Utopia, very very famous book, Anarchy, State and Utopia किसके? रॉबर्ट नॉजिक की। उसमें उन्होंने बोलता है कि स्टेट के पास कोई भी लेजिटिमेट पावर नहीं है बियॉन्ड द फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन, जस्टिस एंड डिफेंस। बस स्टेट का इतना सा काम है कि हमें प्रोटेक्ट करो, जस्टिस दो और डिफेंड करो, बस, ठीक है। और सारी चीज़ें जो है सिटीजन्स के हाथ में होंगी, ठीक है। जो कि सिटीजन कौन है? स्टेट के क्लाइंट्स हैं, मतलब कि स्टेट छोटा है और हमारे सिटीजन्स बड़े हैं, ठीक है। तो हम क्लाइंट है स्टेट के, तो स्टेट को हमें सर्व करना है बेसिकली, बस। एम टेलर जो है मैरियट टेलर है, ठीक है। और ये कोई वो फेडरल FW टेलर वाला जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टेलर पढ़ते हैं ना, ये वो नहीं है, पहली बात। ये एम टेलर है, ठीक है, मैरियट टेलर है, आई गेस इनका पूरा नाम। तो इनकी बुक भी याद रख लो, कम्युनिटी, एनार्की एंड लिबर्टी। Community, Anarchy and Liberty argued the social order is a public good. Social order is a public good. ये एक PYQ है इनकी बुक, और कोट भी आ सकता है ये वाला, social order is a public good. अब फेमिनिज्म तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हर
सबको ही पता होगा कि फेमिनिज्म क्या होता है क्या नहीं, बस इसमें हमें फैक्ट्स याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी थ्योरी हमें सबको पता ही होती है बेसिकली, ठीक है। और आंसर राइटिंग तो हमें करनी नहीं होती यूजीसी नेट में कि आंसर राइटिंग करनी है तो हम याद रखें चीज़ें, ठीक है। तो फैक्ट्स हमारे सामने होते हैं और अब हम और ईजिली एलिमिनेट कर लेते हैं, मतलब फैक्ट्स नहीं, अगर हम स्टेटमेंट्स या कॉन्सेप्ट, स्पेशली कॉन्सेप्ट सामने होगा तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि फेमिनिज्म का स्टेटमेंट है कि नहीं। फैक्ट्स पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। और क्या है फेमिनिज्म जो है, मतलब कि जो वुमेन के रोल और स्टेटस पे फोकस करता है सोसाइटी में इन रिलेशन टू मेन, और कि वुमेन जो है इनजस्टिस सफ़र कर रही हैं अपने सेक्स की वजह से, ठीक है। पेट्रियार्की है सोसाइटी में, पेट्रियार्की मतलब रूल ऑफ द फादर, कि जो मेल मेंबर है वही रूल करेगा, ठीक है। एक सोशल सिस्टम है जो कि अथॉरिटी ऑफ मेल पे बेस्ड होता है, कि जो भी हेड है हाउस होल्ड का, आपके घर के हेड जो होते हैं, फादर हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, उनकी चलती है बेसिकली, वो पेट्रियार्किकल स्ट्रक्चर होता है। देन मैरी वोल्सटोनक्राफ्ट की बुक आती है, इसमें इसकी बुक भी आएंगी, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, हैरियट टेलर जो इनकी वाइफ थी जेएस मिलने के साथ मिलके इन्होंने बुक लिखी थी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो ये सारे थिंकर्स इसमें आते हैं, ठीक है। प्लस हमें सेक्स और जेंडर के बीच का डिस्टिंक्शन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेएस मिल ने अपनी बुक में ये डिस्टिंक्शन दिया हुआ है। एनलाइटनमेंट क्या होता है? एनलाइटनमेंट मतलब एक ऐसा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ 18th सेंचुरी में फ्रांस में, जर्मनी में और ग्रेट ब्रिटेन में एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। It was a period when people's religious and political life was set from obscure and orthodox belief. मतलब इनलाइटनमेंट का पीरियड एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे बिलीव्स जो थे, ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स, ऑर्थोडॉक्स आपको पता है रूढ़िवादी सोच, पुरानी सोच, उसको अलग किया गया था, उसको हटाया गया था, उससे लोगों को आज़ादी दिलाई गई थी। एक नई लाइट, एक नया रे ऑफ होप आया था लोगों के बीच में, एक नया रीज़न और पावर क्रिएट हुआ था, न्यू आउटलुक आया था लोग चीज़ों को लेकर। वो एनलाइटनमेंट का पीरियड था जो कि फ्रांस, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन में आया था। जितने भी ओल्ड सुपरस्टिशंस थे, ओल्ड सुपरस्टिशंस यानी कि जो हम ऐसा काला जादू हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ों में मानते हैं ना कि मैजिक वगैरह, तो ये जितने भी ये सारी चीज़ें थी वो ख़त्म की गई। जो पुराने डर थे कि आपके सामने बिल्ली रास्ता काटेगी तो ऐसा हो जाएगा, भगवान आपको श्राप देगा अगर आप प्रीस्ट से गलत बात करोगे, ब्राह्मण से ऐसा करोगे, तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसको भी ख़त्म किया गया। नया फेथ इमर्ज हुआ नॉलेज में, और ये सब साइंटिफिक मेथड से। तो बेसिकली साइंस की शुरुआत हुई थी, साइंटिफिक चीज़ें आ गई थी, उन्होंने प्रूव कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एनलाइटनमेंट पीरियड था, और इसी टाइम पे कहीं ना कहीं जब ये सारी चीज़ें हुई तो फेमिनिज्म की शुरुआत भी हुई। सेक्स एंड जेंडर का बीच का आपको डिफरेंस पता है? ये सेक्स जो है बायोलॉजिकल टर्म होता है कि मेल फीमेल के जेनेटिल्स को देखकर, और जेंडर जो है वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्म है, ठीक है, जो हमने बनाई है। सेक्स तो भगवान ने दिया है कि आप मेल पैदा होगे, फीमेल पैदा होगे, लेकिन जेंडर जो है वो कल्चरल आइडियाज़ पे है, जो कि मेल का ये रोल है, फीमेल का ये रोल है, ठीक है। फीमेल है तो घर का काम करेगी, मेल है तो बाहर जाएगा काम करने, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, उनकी सोसाइटी में एक ऐसी इमेज कंस्ट्रक्ट करती जाती है। तो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, कल्चर पर कल्चर डिपेंड करता है कि आपका जेंडर क्या होगा, ठीक है। तो वो जेंडर हमने बनाया है, सेक्स हम पैदा हुए, वो हमारा सेक्स हो गया। कल्चर क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव, सिंबल्स, मोड ऑफ थॉट एंड बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, इजी है। यहाँ पे ये वही सारी बातें लिखी हुई हैं, फेमिनाइन रिस्पेक्टिवली, कि मस्कुलिनिटी फेमिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, सबमिसनेस, वुमेन को सबमिसिव रखा जाता है, पीसफुलनेस, और ये सब तो मतलब ईजी चीज़ें हैं। यहाँ पे रूसो का जो है, रूसो का है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये भी फेमिनिस्ट थिंकर थे, याद रखना। रूसो, उन्होंने ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी की बात की थी, एंड उन्होंने नेचुरल इनइक्वालिटी और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी के बीच का डिफरेंस बताया था। नेचुरल आपको बताया कि आपकी एज, आपका हेल्थ, ब्यूटी, फिजिकल फिटनेस, ये सब आपका नेचुरल है, ठीक है। इस आपका एज एक दूसरे से अलग है, आपका हेल्थ प्रॉब्लम से दूसरे को हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये इनइक्वालिटी होना नेचुरल है, ठीक है। उसको आप, वो आपके हाथ में नहीं है। पर जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज़ होती हैं, मतलब वेल्थ में इनइक्वालिटीज़, प्रेस्टीज में, पावर में, ये कन्वेंशनल है, ये सोसाइटी ने क्रिएट किया है। किसी के पास कम वेल्थ है, किसी के पास ज़्यादा वेल्थ है, तो वो नेचुरल नहीं है। वो हो सकता है उसने करप्शन से कमाई हो और इसके पास ना हो, ठीक है। किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, तो वो सारी कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज़ का पार्ट है। आपको समझ आ गया होगा आराम से। फिर इश्यूज रिलेटिंग टू द सेक्स एंड जेंडर अगर हम बात करें, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है यहाँ पे, ये इसको हम, ये हेडिंग है बेसिकली यहाँ पे ऐसे। इसके अंदर आता है बेसिस ऑफ डिवीजन में, जो सेक्स है वो प्रोडक्ट ऑफ नेचर है, नेचुरल है। जेंडर जो है प्रोडक्ट ऑफ कल्चर है।
सिम्पटम है तो सेक्स जो है एक नेचुरल इनइक्वालिटी है, जेंडर कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है। सेक्स को हम अनऑल्टरेबल है, उसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। मेल और फीमेल हो तो वही रहोगे ना, चेंज तो नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप ऑपरेशन वगैरह करा रहे हो। जेंडर जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब जो रोल डिफाइंड है वुमेन के और वुमेन के रोल डिफाइंड है, उनकी जो सोसाइटी में इमेज है कि कुछ ये कर सकते और ये नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें, तो ये तो ऑल्टरेबल है, ठीक है। आजकल तो वुमेन्स भी आर्मी वगैरह में जा रही हैं और भी मेल जैसे काम कर रही हैं, तो वो सारी चीज़ें। फेमिनिज्म जो है वो इक्वल राइट्स की बात करता है मेन और वुमेन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वुमेन को बोल रहा है कि ज़्यादा राइट्स दो, वो बोलता है दोनों को इक्वल राइट्स दो, हम उतने में ही सेटिस्फाइड है और इम्प्रूव करना चाहता है वुमेन की पोजीशन इन सोसाइटी, ठीक है। प्लस यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हुई हैं, इसका ऐसा सच है नहीं कि मैन जो है फैमिली का हेड है, वीकर सेक्स माना जाता है वुमेन को, उनको बोला जाता है कि तुम डेकोरेशन करो, पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, टीचर बनो, ये सब लेडीज फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट भी जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया गया था डिग्निटी का कॉन्सेप्ट लाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन इंपॉर्टेंट बुक है। तो जब हम ये पूरा मैं आपको अलग से लेक्चर करा दूंगी इसका, जब हम WPT करेंगे। JS मिल का सब्जेक्शन ऑफ वुमेन बुक याद रखना। और इसमें टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म आ जाते हैं, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म और सोशलिस्ट फेमिनिज्म। तो एक एक करके पढ़ते हैं। लिबरल फेमिनिज्म में होता है कि ये चाहता था कि जो कन्वेंशनल फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसको रिवाइव करना चाहता था। कन्वेंशनल मतलब जो पुराना टाइम का जो फेमिनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी ना जब UK में, है ना, तो वहाँ से उसको रिवाइव करना चाहता है और एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है मेन और वुमेन के लिए इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो सोसाइटी में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहे, इक्वल पे हो फॉर इक्वल वर्क, और अबॉर्शन लॉज जो हैं उसको उसमें रिफॉर्म लाया जाए कि अब अगर कोई बंदा बंदा कह रही हूँ सॉरी, कोई बंदी या वुमेन अबॉर्शन कराना चाहती है तो उसके पास वो राइट होना चाहिए। इक्वल पे इक्वल वर्क सबको पता ही है। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट में इंक्रीज करो, ब्यूरोक्रेसी में, और डिग्निफाइड प्रोफेशंस होने चाहिए उनके पास भी। तो सबसे पॉपुलर स्ट्रीम और सबसे जो पहला आया था लिबरल फेमिनिज्म आया था। और आपको पता है वेव्स ऑफ फेमिनिज्म में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज USA में शुरुआत हुई थी, सबसे पहले वोटिंग राइट्स मिले थे, लेकिन सबसे पहले फेमिनिज्म की शुरुआत मानी जाती है कि UK में हुई थी, लेकिन पॉपुलर राइट्स USA वगैरह में हुआ था फर्स्ट वेव में। देन रेडिकल फेमिनिज्म की बात करें तो उसमें हमारी आती है शूलामित फायरस्टोन, और इनका बुक है जो PYQ भी है, डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। शूलामित फायरस्टोन का क्या है, डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। इसमें वो बोलते हैं कि जो वुमेन का सबऑर्डिनेशन है, अगर उसको हमें समझना है तो हम ऐसा सिम्टम या किसी नहीं समझ सकते, उसको समझने के लिए हमें क्लास बेस्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी को समझना पड़ेगा, ठीक है। रेसिज्म क्या है और कैसे सोसाइटी में डिवीजन हुआ है, ये सारी चीज़ें समझना भी इम्पॉर्टेंट है। वुमेन जो है पहला फर्स्ट ऑप्रेस्ड ग्रुप है। Their subordination could not be eliminated by the changes such as elimination of prejudice or even the abolition of class society। कि हम क्लास सोसाइटी को ख़त्म कर दें। जो प्रिजुडाइज चल रहे, प्रिजुडाइज मतलब जो ऑलरेडी लोगों के दिमाग में एक धारणा बन गई है कि ऐसा ही होता है, ठीक है। वुमेन है तो बाहर घर बच्चों को ही संभालेगी, ये प्रिजुडाइज है बेसिकली, एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो इसी को सिर्फ इसको ख़त्म करने से काम नहीं चलेगा, आपको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना है, उस चीज़ के खिलाफ अवेयरनेस जनरेट करनी है। स्पेशली सिर्फ आपको सोच बदलना नहीं है, आपको उस सोच को आगे लेकर जाना है। तो ये सारा शूलामित फायरस्टोन बोलती है। फिर उसके बाद ये तो ऐसी लिखी हुई हैं बातें सारी, क्योंकि ये मैंने आपको बोला आंसर राइटिंग का नहीं है, और बेसिकली अगर ये बातें आ भी जाती हैं कभी आपके एग्जाम में तो आप आराम से कर लोगे कि आपको पता होगा कि फेमिनिज्म के अंदर है। रेडिकल फेमिनिज्म में दूसरे थिंकर आते हैं केट मिलेट, जो कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखती हैं, एंड वो बोलती है कि रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्सेस वाज बेस्ड ऑन पावर एंड फर्दर सस्टेन बाय एन ऑर्डर आइडियोलॉजी। जो सेक्स के बीच का जो डिफरेंस है वो पावर के ऊपर बेस्ड है, कि जो मेल है वो ज़्यादा पावरफुल होता है और जो फीमेल है वो कम पावरफुल होती है, ठीक है। तो ये, और जो कि बायोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं सच है, ठीक है। कुछ बायोलॉजिकल होते हैं हमारे सिम्टम्स जिसमें फीमेल के पास कम पावर होती है। ऑल्दो आजकल जिम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फीमेल के पास भी बहुत तगड़ी तगड़ी हमारे पास फीमेल्स भी हैं, ठीक है। और पावर यहाँ पे एक तो फिजिकल पावर भी, और दूसरा कि जो जैसे पॉलिटिक्स में जो पावर यूज़ होती है, जो सोशल लेवल पे पावर होती है, पावर इन द सेंस कि आप किसको किस हद तक अपनी बात मनवा सकते हो, तो वो वाली पावर की भी वो बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसी पावर को वो आइडियोलॉजी के थ्रू सस्टेन किया जाता है। कौन? मेल जो है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वो इसको सस्टेन करने की कोशिश करती है। देन इसके बाद मैक्स वेबर का थ्योरी ऑफ डोमिनेशन एक बार देखते हैं कि इसमें बेसिंग इसके केट मिलेट के एनालिसिस के ऊपर वुमेन्स डोमिनेशन और मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ
थ्योरी ऑफ डोमिनेशन, मिलिट आर्ग्यूड दैट, तो मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ डोमिनेशन जो थी उसी को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हुए मिलिट ने आर्ग्यू किया दैट मैन हैव एक्सरसाइज डोमिनेशन ओवर वुमेन इन टू फॉर्म्स। तो जो एक मैन है वो वुमेन के ऊपर दो तरीके से डोमिनेट करता है, पहला सोशल अथॉरिटी और दूसरा इकोनॉमिक फोर्स। तो सोशली भी डोमिनेट करता है और इकोनॉमिकली, क्योंकि वो कमा रहा होता है, ब्रेड अर्नर होता है फैमिली का। तो इसके बेसिस पे कि भाई मैं कमा रहा हूँ तो मेरी मेरी चलेगी। और फिर उसके अलावा शूलामेट फायरस्टोन और केट मिलेट का आपने याद रखना कि ये दो पिलर्स हैं रेडिकल फेमिनिज्म के, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा वुमेन लिबरेशन मूवमेंट को डेवलप करने में काम किया था 1970 में। तो वुमेन लिबरेशन मूवमेंट 1970s किसका है, रेडिकल फेमिनिज्म में आता है। शीला रॉबर्थॉम, ये थिंकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपने नाम ना सुना हो लेकिन ये है इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू में आ जाती हैं कभी कभी। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थिंकर हैं ये। और इसमें हम क्या करते हैं, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट जो है इसमें हम मार्क्सिस्ट जो क्लास एनालिसिस है प्लस रेडिकल फेमिनिज्म के जो रेडिकल फेमिनिज्म का जो एनालिसिस है, इन दोनों को हम एनालाइज करते हैं। कौन, सोशल फेमिनिज्म वाले, दोनों को मिला के मतलब बेसिकली। एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है पर्टिकुलरली डेवलप करते हैं एनालिसिस ऑफ लेबर, वेज लेबर की बात करते हैं, डोमेस्टिक लेबर की बात करते हैं, साइको एनालिटिकल एस्पेक्ट्स जो है सेक्सुअलिटी के वो फोकस करते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, साइको एनालिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअलिटी किससे रिलेटेड है, सोशल फेमिनिज्म से रिलेटेड है। देन शीला रॉबर्थम का बुक इंपॉर्टेंट है, वुमेन रेजिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन एंड हिडन फ्रॉम हिस्ट्री। तो ये दो बुक इनकी याद रखना, वुमेन रेजिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन, ठीक है, RRR। तो ये रॉबर्थम का R और रेजिस्टेंस और रेवोल्यूशन का R। तो और शीला आपको पता है, शीला की जवानी, ठीक है, वो है एक वुमेन। शीला कौन है, वुमेन है, ठीक है। और वो कौन सी, ये ऐसी वुमेन है जिसने RRR में काम किया, मतलब रॉबर्थम यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेवोल्यूशन उनकी बुक, एंड हिडन फ्रॉम हिस्ट्री। और ये जो बहुत छुपी हुई थी, आज तक ये छुपी हुई थी, RRR वाली शीला जो थी ना, शीला की जवानी, वो आई नहीं अभी तक बाहर, और इसने हिस्ट्री में कहीं छुपी हुई थी हमारी, और वहाँ पे हमें मिल गई। और इनकी एक और बुक है द पास्ट इज बिफोर अस, ठीक है। तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से हमें पास्ट याद आएगा, तो ऐसे करके कुछ कहानी बना लेना और हो जाएगा याद कि पास्ट इज बिफोर अस, रॉबर्थम की है, शीला रॉबर्थम। देन ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, बॉस्टन ब्रेड एंड रॉसेस, ब्रेकली, ठीक है, वुमेन्स रेडिकल एक्शन प्रोजेक्ट, वुमेन्स इक्विटी एक्शन लीग, नेशनल वुमेन्स पॉलिटिकल कैकेसिस। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी कभी नाम आ सकते हैं, और ये एक्ट्स जो इंडिया में एक्ट्स बने हैं वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, ये आ सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है ये, या पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में, सोशल मूवमेंट्स वगैरह में ये पूछे जा सकते हैं। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है, कि कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। इन सब की डेट्स तो स्क्रीनशॉट ले लो और याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। नाम तो आपको नाम पढ़ के समझ आ जाएगा कि वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए, पर कभी कभी ईयर भी आ जाता है, तो वो देख लेना, स्पेशली जो रिसेंट वाले हैं। यहाँ पे हमारा फेमिनिज्म खत्म हुआ, ठीक है। हमने थोड़ा थोड़ा जो जितना ओपी गाबा में मेंशन था उतना पढ़ लिया, बाकी आप सोच रहे हो कि इतना कम पढ़ाया है। एंड्रयू हेवर्ट जब हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट बुक, तो उसमें मैं आपको और डिटेल में जो जो लिखा होगा ना वो साथ साथ पढ़ाती जाऊंगी। तो यहाँ से भी कवर हो जाएगा, यहाँ से भी कवर हो जाएगा, तो बहुत सारा कंटेंट हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। प्लस आपके पास नोट्स वगैरह तो होते ही हैं, जो एडी सीकर है, पॉल चेन सेल्फ है, या बाकी सब किसी ना किसी के, तो वो तो आप पढ़ो के ही पढ़ोगे तो हॉलिस्टिकली पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन रहेगा ना कि भाई एक बुक खत्म कर दी, फिर इस बुक से भी पढ़ लिया, नोट से भी पढ़ लिया, तो इजी रहेगा और JRF हो जाएगा। फिर इसके बाद ये नया चैप्टर शुरू हो गया, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। तो हमें ये नहीं करना था, मतलब ये चैप्टर 2 मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, खत्म। और 93 पेज नंबर तक हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट में हम टेबल्स और फिगर्स करेंगे और नया चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।